गुड मॉर्निंग दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों। तो रिपब्लिक डे की मतलब गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुब्बारा उब्बारा लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? ठीक है। तो 76th गणतंत्र दिवस है ये। और हम लोग तभी स्वतंत्र हो पाएंगे जब आप लोग, जब आप इस कोचिंग से चले जाएंगे, मतलब इस कोचिंग से दूसरे कोचिंग नहीं, इस कोचिंग से कॉलेज चले जाएंगे, तब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस मनाइएगा आप लोग। तो फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि कल नोटिफिकेशन आया था कि अब जो है 180 क्वेश्चन ही आएंगे नीट में, जैसे पहले होते थे कोरोना के पहले। और 3 घंटे के ही 180 मिनट, 180 क्वेश्चन। ठीक है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क तो है उन लोगों के लिए जो सिर्फ 200 क्वेश्चन भी अभी तक देते हैं। कुछ लोगों ने स्टेटस लगाया है कि नया साल आते ही हम लोग का एनटीए ने, हाँ समझ गए ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा सा बैठ के किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जो हुआ है, कल नोटिफिकेशन आया तो वो बताएगा आपको कि जो ये हुआ है इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। ठीक है ना। क्या होगा? सिर्फ फायदा। ठीक है। कट ऑफ कम से कम 30-40 नंबर नीचे आएगा, कम से कम। ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खुश हो जाइए। ठीक है। तो नया साल है, आपको नया नोटिफिकेशन मिला है। अभी कई सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, डोंट वरी। एनटीए कभी भी हमें चौंकाने से चूकता नहीं, आपको पता है ना। ओके। तो एनटीए का नाम रख देना चाहिए, नहीं नौटंकी तो हम लोग रखे थे अपने समय में, तुम लोग नोटिफिकेशन रख दो उसको, एन फॉर एन नोटिफिकेशन टेस्टिंग एजेंसी। तो खैर हम लोग बात करते हैं इसकी। ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए एक बात कि आप लोग सब ग्रुप में गया होगा, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। रिवीजन टेस्ट जो लोग बाहरी हैं, वो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग गुरुकुल पाठशाला में नहीं पढ़ते हैं, फिर पहले पढ़े हुए हैं, अभी कहीं और पढ़ रहे हैं या फिर घर पे पढ़ रहे हैं, तो बाबू देखिए ये आपका शुरू है। तो मैंने 2 ही पेज डाला इसमें पीडीएफ का। आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है 13 जनवरी से, जिसमें ये सब कुल मिला के ऑन एवरेज हर टेस्ट में 5 से 6 चैप्टर्स हैं कुल मिला के, मतलब 4 से 5 भी हो सकते हैं, मतलब 4 एवरेज 4 चैप्टर, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मिला करके। तो देख रहे हैं ना, बहुत शानदार तरीके से आप 1.5-2 महीने में पूरा का पूरा, आप मतलब 2 महीने का रखा गया है, पूरा फेब और पूरा मार्च, जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ करके। अच्छे अच्छे एकदम क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा ना। कोई भी तुम कहीं से भी टेस्ट पेपर उठा लो। अभी कल एक बच्चा मिला था गोल्ड का, तो वो कहीं और का टेस्ट दे रहा है, तो वो लेके आया था बायो का पेपर देखा हूँ मैं बस। तो उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ जो कभी कोई पढ़ाता ही नहीं है या फिर बाहर का कहीं मोटी मोटी किताबों का है। तो बाबू मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गुरुकुल पाठशाला में जो टेस्ट सीरीज हो रही है, जिसमें पेपर मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ, उसको मैं एक एक क्वेश्चन एकदम सब कुछ ना, हो सकता है कि एरर हो, ह्यूमन एरर हो सकता है, आंसर सीट 2-3 गलत हो गई हो, ठीक है ना, टाइपिंग एरर, बट एकदम दावा है और मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो पेपर बनेंगे एकदम एनसीईआरटी के होंगे। किसके होंगे? एनसीईआरटी के। और हर पेपर में आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एकदम न्यू होंगे, न्यू मतलब पहली बार आप देख रहे होगे, और उसको टाइम लगेगा आपको। ठीक है ना। तो हम लोग एक चैप्टर शुरू करते हैं। तो आपको जो पहला टेस्ट है 13 जैन को, उसमें केमिस्ट्री में आयन इक्विलिब्रियम आ रहा है, और फिजिक्स में बाबू एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, और बायो में प्लांट किंगडम, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ प्लांट किंगडम का 1 शॉट ऑलरेडी मिल चुका है, जिसको नहीं पता होगा आप सीधे सीधे सर एडी सर बायोलॉजी या फिर चैप्टर का नाम लिख के और एडी सर लास्ट में लगा दीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, एकदम सिंपल सिंपल फॉर्म में है। एक बार खुद से एनसीईआरटी लेके बैठिए, वीडियो लेके बैठिए, सब क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। ओके। तो ये सब चीजें हैं, 30 तारीख को होगा ये, देखते हैं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीट बायोलॉजी विद आदर्श, डॉक्टर आदर्श। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके यस। तो सेल डिवीजन, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। सारे सेल
हम कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे करते हैं बाबू, ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मीन्स डिवाइड होकर के करते हैं। विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइजिंग टू द टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे divide, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide। तो क्या होता है, एक सेल है बाबू, सेल है, ये पहले ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो करेगा। अगर बाबू किसी को डिवाइड करना है तो ग्रो करना पड़े, कुछ होना चाहिए तब ना डिवाइड करोगे। और फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल हाफ। तो इसको हम बोल रहे हैं पेरेंट। क्या बोल रहे हैं इसको, इसको हम बोलेंगे बाबू पेरेंट। और ये क्या है, डॉटर। ठीक है ना, सन क्यों नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना बाबू। तो मेरा एक दोस्त है आशुतोष, वो यूपीएससी की तैयारी करता है, ठीक है। तो काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें हमको देता रहता है। हमने कहा उसे कि एक बात बताओ कि ये यार आजकल ये जो लड़कियां वड़कियां तलाक वलाक ये सब एलिमनी वगैरह चल रहा है, तो सरकार जो है क्यों महिलाओं के लिए ही कानून बनाई है और पुरुषों के लिए क्यों नहीं बनाई है। तो बड़ा अच्छा उसने आंसर दिया। उसने कहा कि मतलब आज तक पहले जो भी शासक रहा है, कोई राजा हो या फिर कोई भी अंग्रेज आए हो, तो सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हुए हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हुए हैं, महिलाओं पे हुए हैं। जिसकी वजह से सारा कानून किसके लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं के लिए हैं। तो अब उसको थोड़ा सा फिल्टर करने की जरूरत है, ठीक है ना। ओके, तो वही बात कर रहे हैं। तो कोई भी सेल, अगर हम कहें बाबू सेल का काम क्या होता है, सेल थोड़ा ग्रो किया, उसके बाद डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ठीक है। तो इसको पेरेंट बोलेंगे, इसको डॉटर बोलेंगे, ठीक है। तो छुट्टी है, कोई ऑपरेटर है भी नहीं। देखो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, इको को ना आ जाए, ठीक है, ठीक ठाक है, चलो काम चलना चाहिए। ओके, and divide giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cell। तो एक सेल डिवाइड होता है तो मिलियन ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बाबू सेल साइकिल, एक लाइन एकदम हम लोग के वर्ड। अब देखो बाबू, इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। इसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं दूंगा। अब बारी है एकदम एनसीईआरटी को खंगालने की, है ना। तो वो तो ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स वाला वो अलग बनेगा जो आप कहेंगे। हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, और वो एनसीईआरटी के पेज से आप बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के, तो उसको मैंने वहां से वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बना लिया है। क्या यहाँ पे आपको एक बना लिया है स्लाइड। तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एनसीईआरटी का है, कहीं और से कुछ नहीं है ना। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो अच्छे से, तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड है, एकदम वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर आपको मिलेगा। तो इसको हम रख देते हैं ना वर्ड टू वर्ड नहीं, लेटर टू लेटर। पिछले साल मैंने वर्ड टू वर्ड किया था, काफी वीडियो क्वालिटी खराब थी। तो हर साल अपडेट होता ही रहेगा चीजें, तो बहुत अच्छा होने वाला है आपका एक एक एनसीईआरटी। और अब जो गोल्ड संजीवनी बैच है ना, गुरुकुल पाठशाला का मोस्ट हाईलाइटेड बैच, गुरुकुल पाठशाला का मोस्ट हाईलाइटेड, ठीक है ना। और सबसे अपर बैच, अपर मतलब सबसे देखो थर्ड सेकंड फ्लोर पे बैठता अपर, ठीक है। ओके, तो उस बैच में अब बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग शुरू होगी फेब से, ठीक है ना। अब ओके, मैं वही सोच रहा था केमिस्ट्री का आप लोग का कोर्स खत्म हो जाए तो शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए, सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सेल डिवीजन क्या है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। तो कह रहा है सेल डिवीजन के दौरान दो चीज तो एकदम तय है। एक बाबू डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और जो सेल है उसका ग्रो होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। जैसे मान लो इस सेल में जो है अगर डीएनए था, क्या था, डीएनए था, तो इसको बंटवारा करना है तो दो डीएनए बन जाएगा, यानी कि रेप्लिकेशन हो गया। अब बाबू एक डीएनए इसमें चला गया और एक डीएनए इसमें, तो एग्जांपल के तौर पे ऐसे होता है रेप्लिकेशन। ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। कह रहा है ये पूरा का पूरा एकदम मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। जो डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल डिवीजन है, सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। और ये इंश्योर करना है कि बाबू जो प्रोजेनी है ना, उसके पास जीनोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब जीन डीएनए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड सेल साइकिल। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो बाबू ध्यान सुनना। कह रहा है कि ये ग्रो किया तो बाबू अगर इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया था
तो अब इसके पास 2 माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके पास 1 क्लोरोप्लास्ट था तो 2 क्लोरोप्लास्ट होगा, इसके पास 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था तो 2 रेटिकुलम होगा। यानी कि कह रहा है क्या कि एक सेल है, उसके पास सारी चीजें हैं, उसका डुप्लीकेशन होगा। जितने सेल ऑर्गेनल्स है, आप लोग जानते हैं डीएनए का सिर्फ डुप्लीकेशन नहीं होता, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट करते हैं, उनका भी रेप्लिका बनता है, क्योंकि 2 सेल बनने हैं, दोनों को इक्वली विभाजित करना है, दोनों को इक्वली डिवाइड करना है। जितना सामान इसके पास है हाफ हाफ, हाफ इसको दे देगा, हाफ इसको दे देगा। तो वही कह रहा है नीचे वाली लाइन कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है ना, याद रखना है इसको। ओके ये फेज है। चलिए हम पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं फेजेस, तब इसको लाते हैं। ठीक है ना, एक चीज एनसीईआरटी की हर एक चीज एकदम दिया हुआ है, एकदम टेंशन ही नहीं लेना, अभी आपको सब क्लियर कर देंगे। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, सेल ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म बाबू वो इंक्रीज करे। सेल ग्रोथ का मतलब यही है कि साइटोप्लाज्म एटलीस्ट एकदम उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म पूरा इंक्रीज करे, इसमें सेल ऑर्गेनल वगैरह सब इंक्रीज करे। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, होता रहता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल के कई सारे स्टेज हम पढ़ेंगे। अभी हम सेल साइकिल जो पढ़ते हैं माइटोसिस पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस, मियोसिस क्या है, सब बात बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले सुन लो। अब देखो जो सेल साइकिल है उसमें मान लो जितने भी फेज होते हैं उसमें से सिर्फ एक फेज ऐसा होगा जिसमें डीएनए डुप्लीकेट करेगा, रिप्लिकेट करेगा। द रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स यानी डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई, जो डुप्लीकेट हो चुके डबल बना दिया, अब एक एक डॉटर सेल को, एक एक डॉटर जो नया नया बना उसको दे देगा। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, इसे खुद जीन कंट्रोल करता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो माइटोसिस पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले बाबू? माइटोसिस। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल जो दिया है फेजेस शुरू का, वो माइटोसिस के बारे में बात करने वाला है। देखो माइटोसिस क्या होता है, ध्यान सुनना, और मियोसिस क्या होता है, एकदम सभी लोग जितने लोग अभी तक नहीं जानते हैं या कंफ्यूज है, देखना ध्यान से बाबू। माइटोसिस को एक वर्ड हम और दे सकते हैं, माइटोटिक। क्या बोल सकते हैं? माइटोटिक। चलिए इसमें होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक सेल है, एक सेल है बाबू, इसमें 46 क्रोमोसोम्स है बाबू, ध्यान सुनना। इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। तो जब ये 2 सेल में बढ़ेगा, 2 सेल में डिवाइड होगा, तो 46 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे, 46 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे। कुल मिला के कितने सेल्स हैं? 2 सेल्स। यानी कि एक सेल पहले कितना था? एक सेल, अब कितना सेल हो गया? 2 सेल्स हो गए। और इसमें अब क्रोमोसोम का जो नंबर है, जेनेटिक मटेरियल जितना इसके पास है उतना ही दोनों के पास होगा, याद रखना। दोनों को मिला के नहीं, जितना इसके पास है 46 क्रोमोसोम, अगर इसकी प्लॉइडी 2n है तो इसकी भी प्लॉइडी 2n होगी, इसकी प्लॉइडी 2n है तो इसकी प्लॉइडी 2n ही होगी। तो इसे इसीलिए हम नाम देते हैं, एकदम ध्यान से समझना चीजों को, इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। बोलो क्या नाम देते हैं बाबू? इक्वेशनल डिवीजन। कोई दिक्कत किसी को? इक्वेशनल डिवीजन, याद रखेंगे इसको। अगर इसका प्लॉइडी n है तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? n होगी। अगर इसकी प्लॉइडी n है तो इसकी प्लॉइडी भी n होगी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर एकदम इक्वल जाएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल। चलिए दूसरा आता है मियोसिस। क्या आता है दूसरा? मियोसिस, या तो हम प्यार से बोल दें मियोटिक। क्या बोल दें? मियोटिक डिवीजन। इसमें क्या होता है? एक सेल है जिसके पास क्रोमोसोम है, जिसमें मान लेते हैं क्रोमोसोम 46 है। क्रोमोसोम कितना है बाबू? 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम्स हैं इसके पास? 46 क्रोमोसोम्स। अब क्या होगा इसमें? देखो इसमें 2 फेज होते हैं। पहला होता है मियोसिस 1। क्या होता है? मियोसिस 1। तो ये 46 जो है बाबू, ये 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, एक में 23 हो जाएगा, एक में 23। क्या हो जाएगा? 23। अब फिर बाबू इनका फिर से मियोसिस 2 होगा। क्या होगा? मियोसिस 2। तो एक सेल से हमेशा 2 सेल बनता है, तो यहाँ 2 सेल बनेंगे, इनके में भी 23 रहेगा, इनके में भी 23 रहेगा। और बाबू ध्यान से सुनना, जो इससे 2 बनेंगे इनके भी 23 रहेगा, इनके में भी 23 क्रोमोसोम नंबर रहेगा। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, कितने लोग को यही अभी नहीं पता रहा होगा, बहुत कंफ्यूज होते रहे होंगे। तो माइटोसिस में रिजल्ट में कुल मिला के एक सेल से 2 सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ के रिजल्ट में ये पेरेंट से कितने बने बाबू? 4 बने। कितने सेल बने? 4 सेल्स बन गए। ध्यान सुनना। अब देखो अगर मियोसिस, ये देखो बाबू 46 था तो यहाँ 23 क्रोमोसोम नंबर गया, इससे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को ओवरऑल तो रिडक्शनल कहते ही हैं। अब ध्यान सुनना, मियोसिस 1 बाबू 23, अगर ह्यूमन सेल है 23 क्रोमोसोम के नीचे हो ही नहीं सकता कोई कंप्लीट सेल, इसीलिए जो मियोसिस सेकंड होता है इट इज इक्वेशनल। याद रखना एकदम अच्छे से। जो मियोसिस 1 है वो क्या है? रिडक्शनल है,
और मियोसिस 2 क्या है, इक्वेशनल, यानी कि अगर इसके पास 23 है तो जो दो सेल बाबू डिवाइड होकर नया बन रहा है उनके पास भी क्या होगा, 23। प्लॉइडी की बात कर रहे हैं तो बाबू अगर ये 2n है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो ये n होगा, ये भी n होगा, n होगा, n होगा, n होगा, n होगा। एकदम ध्यान से, ये है मियोसिस। तो दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे माइटोसिस पढ़ने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको चाहिए ध्यान से देखते रहें बस। देखिए बाबू क्या लिखा है, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। दीज सेल, अब ध्यान सुनना जो अंडरलाइन किया है मैंने जिस स्लाइड में, उस स्लाइड को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर, यानी कि जो ह्यूमन का सेल है बाबू, यूकैरियोटिक की बात, ह्यूमन का सेल जो है यूकैरियोटिक है, वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. ह्यूमन की बात तो सेम है, लेकिन अगर कोई और भी, कोई बंदर है, कोई कुत्ता है, सबके अंदर अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप, ठीक है, कुछ सेल 24 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ सेल हो सकता है 23 घंटे में डिवाइड कर दें। टू सेल टाइप, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट। देखो बाबू, तीन पूरा बायोलॉजी में तीन चीज याद रखना डिवीजन को लेके। ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है एक बार, ईस्ट बाबू 90 मिनट में करता है, और एक और दिया है बाबू बैक्टीरिया ई कोलाई, याद रखना ई कोलाई, ये आपका 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो ये तीन बात डिवीजन का पूछ, इसके अलावा कुछ पूछ दिया ना बाबू तो आके मिल लेना हमसे, मतलब कि डिवीजन वाले में ये तीन याद रखना। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू, तो जो माइटोसिस है वो इसको दो फेज में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक है बाबू इंटरफेज, क्या है बाबू ये इंटरफेज, और दूसरा है बाबू क्या, जो एम फेज। देख लेते हैं इंटरफेज क्या है, एम फेज क्या है। दो पार्ट में सेल साइकिल को हमने प्यार से डिवाइड कर दिया, इंटरफेज और एम फेज, एकदम ध्यान से। चलिए इस डायग्राम पे आते हैं, इस पे आते हैं, देखें सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड स्मूथली, यस वेरी गुड नाइस। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्यार से, एकदम मोहब्बत से, ठीक है, ओके बाबू। देखो ध्यान से देखो, ये है, अच्छा चलो कहां शुरू करते हैं। देखो बाबू, ये एकदम ध्यान से सुनना, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक, मतलब 95 के आसपास, 90 से 95% जो बाबू समय लेता है तैयारी में ले रहा है। जैसे आप लोग ध्यान सुनिएगा, आप लोग का क्या है 365 दिन मिलता है, 365 दिन में से 364 दिन जो है आप तैयारी करते हो। एकदम ध्यान से सुनना, 364 दिन तैयारी करते हो, एक दिन खाली जो है बाबू आपका जो एक दिन होता है उसी में डिवाइड करते हो, उसी में आप बाबू एग्जाम देते हो। तो आप उसी सेल 95% टाइम बाबू यूटिलाइज करता है किसमें, प्रिपरेशन में, उसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, यानी कि सेल डिवीजन की तैयारी, यानी कि नीट की तैयारी आप 365 में 364 दिन करते हो, समझ गए ना। तो वही बाबू, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ना, ये बड़ा सा पोर्शन जो है बाबू यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं इसको, इंटरफेज, इंटरफेज। अब देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन है ना, ये 5% जो समय लग रहा है, ये एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन एम फेज है, जिसमें डिवाइड होगा, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो इसमें बाबू पहला आता है प्रोफेज, बाबू ध्यान सुनना, इंटरफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद आता है साइटोकाइन। अच्छा इसके बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान सुनना। एक सेकंड, इस स्लाइड पे आते हैं, इसके पहले यहां आ जाओ। एक सुंदर सा मैंने स्लाइड बनाया आपके लिए, सुंदर सा, आ जाओ भाई, ये देख लो सब लोग, क्या है ये, एकदम ध्यान सुनना। देखो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम गारंटी, जिम्मेदारी हमारी है, एकदम गारंटी बता रहे हैं। इस लेक्चर के बाद कहीं तुम मुंह नहीं मारोगे किसी भी टीचर के पास, किसी भी, कितना भी कोई अपने आप को तेजूखा समझता हो ना, पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए तुमको, या फिर तुमको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत डीप नॉलेज, नहीं। हमको पता, मैंने एग्जाम दिया, कई बार दिया है मैंने, मुझे पता है इसके बारे में, क्या पूछ सकता है एनसीईआरटी से क्या उठा सकता है, क्या कुछ हम कैसे आपको ऐसा दे दे कि आपको मजा आ जाए एकदम, कि मतलब इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है।
तो मैंने देखो कितने लोगों का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होने वाला है। देखो इसको बनाने में ये 15 मिनट लग गया होगा, ये सब तीर लाना, देखो थोड़ा सा निकल रहा उधर, बहुत परफेक्शन साथ नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप अप्रिशिएट कर दें कमेंट में, लेकिन पता नहीं क्यों दिक्कत होती है आपको अप्रिशिएट करने में कमेंट में। चलिए, तो एम फेज जो है बाबू, इसको दो पार्ट में हम बांटेंगे। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मान लो ये सेल है, कौन है, इसके पास न्यूक्लियस है बड़ा सा, तो पहले क्या होता है ना, पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियसवा डिवाइड कर जाएगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सबसे पहले कौन डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियसवा डिवाइड करेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया दो पार्ट में। अभी सेल डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन देखो अभी क्या हुआ, अभी शुरू कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में पहला जो स्टेप होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ये कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस। अब जो है बाबू, अब दो अलग अलग सेल डिवाइड हुए, इनको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, बाबू सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या होगा। कितना सुंदर बनाया मैंने, एकदम मतलब मजा आ जाए, फ्रेम करके लगवा दूं अपने कमरे में, ठीक है। अपनी जैसे कि इससे कई बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हैं लोग, लेकिन हमने हमारे जैसा आलसी, हमारे जैसा मोटू बोलने जा रहे थे, हमारे साथ हमेशा सुतक्कड़ सोने वाला इंसान इतना सुंदर इसको बनाया ना, मन कर रहा है कि फ्रेम करवा लें, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, एम फेज के दो पार्ट में बांटा गया। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब क्या, न्यूक्लियर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, डिवीजन, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, जो सेल वॉल्स होंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेल फाइनली डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के 5 नहीं 4 स्टेप हैं। इसको याद करने का तरीका वही है, एकदम फेमस, मैंने याद किया था बचपन में, पी मैट, बचपन मतलब क्या 5 साल पहले 4 साल पहले, पी मैट। क्या बाबू, पी मैट, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट में डिवाइड किया। साइटोकाइनेसिस एनिमल में अलग तरीके से होता है, प्लांट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज ओनली फॉर दिस डिफरेंस आई मेड दिस स्लाइड, सिर्फ इसी की वजह से। एनिमल सेल में होता है फरो फॉर्मेशन, ई का होता है, बताएंगे हम रट लो फिलहाल के लिए। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में कौन किसका फॉर्मेशन, फरो बनता है। और प्लांट सेल में क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है। बस सफल हो गया वीडियो बनाना, बस इसी से एकदम ये स्लाइड ना एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम एक थोड़ा सा ना आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट बन जाए, बस हम ये चाहते हैं, ठीक है। ओके, आगे आइए, वापस डायग्राम पे आइए। ये डायग्राम इंटरफेज, यानी कि सबसे पहले सेल डिवीजन का सबसे पहला फेज है, इंटरफेज का पहला फेज जीवन फेज। कौन फेज, जीवन फेज। जैसे गुरुकुल में जब स्टार्ट होता है बैच, सबसे पहला बैच क्या होता है, जीवन बैच, तो जीवन फेज, ठीक है, जीवन फेज, जीवन फेज। उसके बाद आता है एस फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है, इसको गैप 1 कहते हैं, जीवन मतलब गैप 1। फिर आता है G2 फेज, गैप 2, क्या बोलते हैं, ये सिर्फ तैयारियां होती है, अभी पढ़ेंगे हम लोग कहां क्या होता है, क्या यही क्वेश्चन बनता है। और फिर शुरू होता है ये बाबू कैरियोकाइनेसिस, यहां से यहां तक, ये एम फेज है पूरा। एम फेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जितना जो मैक्सिमम वाला है ये है कैरियोकाइनेसिस, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में थोड़ा सा क्या दे दिया जाएगा 1% किसको, साइटोकाइनेसिस। तो ये डायग्राम पूरा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए चलिए, कुछ सेल्स डिवीजन करना बंद, मेटाबॉलिक प्रोसेस उनमें चलता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं, बात करेंगे, जो जिनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, सब कुछ सही है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करते, डिवीजन के फेज को एग्जिट कर जाते हैं। इसको बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं G0 फेज। याद ये रखना है कि मेटाबॉलिकली ये जिंदा है, मरे नहीं है, बस इनएक्टिव इसे स्टेज कहते हैं, कि मतलब सेल डिवीजन नहीं कर सकते। जो सेल डिवीजन कर सकते हैं एक्टिव, नहीं कर सकते तो इनएक्टिव, मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है अंदर इनके।
क्या बात लिखा है यहाँ पे, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, सेल डिवीजन करके। डू ऑल सेल इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, नहीं, जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं बस वो डिवाइड करते हैं। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्कुल नहीं। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स, यस, बोल दो मेरिस्टेमेटिक। ये तो हमको पढ़ाया सर लोगों ने, मेरिस्टेमेटिक है जो हमेशा डिवाइड करता है, इसमें अब एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेम टिश्यू, बिल्कुल नहीं। बस हो गया, खत्म, एनसीईआरटी डन, इतना पेज। तो ये हो गया था। एम फेज पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से एकदम। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the okay, the M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represent the phase between two successive M phase. It is significant to note that in the अच्छा इसको समझा दें हम। देखो बाबू, इंटरफेज मतलब तैयारी हुई कि सेल डिवाइड करना है, बनाओ प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल को डिवाइड करो, रेप्लिकेशन करवाओ डीएनए का, इंटरफेज हुआ, बोलो यस। फिर आया एक्चुअल डिवीजन, एम फेज, बोलो यस। फिर आया, फिर तैयारी करो, इंटरफेज। फिर क्या आया, एम फेज। फिर तैयारी करो, इंटरफेज। फिर बनाओ, एम फेज। तो हम कह सकते हैं कि एम फेज इज द हाँ यहां लिखा होगा एम फेज अकर्स बिटवीन टू इंटरफेज, या तो कहें इंटरफेज अकर्स बिटवीन टू एम फेज। कोई दिक्कत किसी को, एकदम। और सक्सेसिव मतलब लगातार वाला, समझना इस बात को, ओके। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper last for only about an hour। वही बात, 24 आवर का होता है सेल डिवीजन, उसमें एम फेज जो होता है, एम फेज वो 1 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का। और इंटरफेज जो होता है बाबू, इंटरफेज 23 आवर का होता है। तैयारी करने में ही ज्यादा, अभी आपका एकदम तैयारी करने में ही ज्यादा समय लगता है, डॉक्टर बनने में उतना समय नहीं लगता है ना, नीट देने में उतना समय नहीं लगता है। आपने 364 दिन तैयारी करी 1 दिन के लिए, तो 364 दिन में से 23 घंटा बाबू इंटरफेज हुआ, तैयारी का फेज, और 1 घंटे में हो गया डिवीजन, ओके। तो इंटरफेज लास्ट मोर देन 95%। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। कैसे होता है? सबसे पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है सबसे पहले, उसके बाद करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, जिसे हम बोलते हैं कैरोकाइनेसिस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपना मतलब रेप्लिकेशन करते हैं, एंड यूजुअली एंड विथ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोकाइनेसिस जो होता है वो आखिरी एकदम स्टेप होता है। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज क्या बोल रहे हैं? रेस्टिंग नाम है, बस नाम है रेस्टिंग, नाम है रेस्टिंग बाबू। सबको लगता है जैसे पापा जब मम्मी को कभी डांटते थे तो कहते थे तो हम क्या करें, दिन भर आराम करे लू, लेकिन एक्चुअल में सब कहता है जो घर की गृहणियां होती है आराम करती हैं। एक बार देखो तो सुबह से उठ जाती हैं 4:30 बजे से, झाड़ू पोछा बर्तन सबके कपड़े धोना, उसके बाद खाना बनाना, बज गया कितना, बज गया 11-12। 1-2 घंटे का गैप मिलता है, उसी में सीरियल देख लेती हैं, अनुपमा वगैरह देख लेती हैं उसी में, और उसी में क्या देख लेती हैं, सो लेती हैं थोड़ा सा, फिर आ जाता है ऑर्डर, चाय बनाओ ये करो, फिर शाम का वही ढर्रा, बजा 10-11, फिर सो गई, फिर उठी। बताओ रेस्टिंग फेज कैसे हुआ? तो इंटरफेज रेस्टिंग फेज नाम दिया गया है इसलिए कि उस समय सेल डिवाइड नहीं होता। ये मत समझना कि आराम कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर काम चल रहे हैं, याद रखिएगा। Resting phase is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth भी होता है, DNA replication होता है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ इंटरफेज, डिवीजन ऑफ इंटरफेज मतलब कि जो इंटरफेज है उसको कितने कितने पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, पढ़ाई करने के लिए कितने कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं ताकि आसान बना सके चीजों को। तो G1 फेज, एस फेज, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लेके बैठो, कुछ नोट आउट करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी लेके बैठो, सीधे वहीं पे लिखो जो लिखना है, ठीक है ना। एकदम एनसीईआरटी, इसका नाम है एनसीईआरटी लेटर बाय लेटर, बाबू छोड़ दो,
एक लेटरवा एकदम पढ़ेंगे हम लोग, कुछ छूटेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इंटरफेज में आता है G1 फेज गैप 1, फिर आता है S फेज, फिर सिंथेसिस कहते हैं, और G2 फेज आता है गैप 2 कहते हैं। तो जी देखिए बाबू, जो लाइन यहाँ पे ना अंडरलाइन, वो वही एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वही इंपॉर्टेंट है। वही क्या है इंपॉर्टेंट? G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। ई का है, ई का है, ध्यान से सुनना बाबू। यंग फेज, एकदम धूप सुनना, क्वेश्चन बनेगा एकदम लाइनियस, यही क्वेश्चन बन गया, ये देख लो बन गया क्वेश्चन, आउट हो गया। एम फेज, एम फेज के बाद क्या है? इंटरफेज, बोलो यस, बोलो हाँ। इंटरफेज, इंटरफेज में पहला फेज क्या है? G1, बोलो यस। इसके बाद क्या है? S, उसके बाद G2, फिर क्या आ गया? फिर क्या आ गया? यम फेज, है ना। तो एम फेज के बाद G1, G1 के बाद S, S के बाद G2। तो क्या कह रहा है? लाइन देखना, एकदम मजा आ जाएगा, मुग्ध हो जाओगे लेक्चर देख के। देखो, G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो G1 फेज किसके किसके बीच में आ रहा है? ध्यान देखो, माइटोसिस और सिंथेसिस फेज में, जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन बनता है। बोलो यस, बोलो यस। ड्यूरिंग G1 फेज क्या होता है इसमें? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। G1 में तो डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, यह बात समझना। इनिशिएशन लिखा है यहां पे, इनिशिएशन कह रहा है कि G1 फेज वो फेज है जो उसके बीच में आता है जब इनिशिएशन हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन का, और जब माइटोसिस हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिख लो वहीं पे, बना लो पेंसिल से, कॉपी पे, किताब पे। तो इस दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, ग्रो करता है, छोटा सा था बड़ा हो गया, बट वहां पर रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। कह दो सर ये कहां से उठा लिए, कहां से कॉपी मार दिए? अरे बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपके एनसीईआरटी में ये मेन में नहीं दिया है, पीछे दिया है, समरी में दिया है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन, और जाके देख लो, नहीं मान रहे हो तो, और लिख लो, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तुम्हारा काम हम इजी कर रहे हैं एकदम। समरी में दिया है G1 का एक और फंक्शन कि G1 में ही मोस्ट ऑफ द, यानी कि कुछ G2 में भी होते होंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। ओके ओके ओके, याद रखना इसमें। आता है S फेज या सिंथेसिस फेज। It marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. DNA synthesis or replication takes place. DNA synthesis or replication takes place. याद रखना। During this time, the amount of DNA per cell double. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, पहले DNA का amount 2C रहा हो, तो बाबू बाद में हो जाएगा 4C. However, there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid of 2n number of the chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosome remains the same, that is 2n. क्या है, क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। ये है बाबू क्रोमोसोम, ये क्या है? ये क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम है। बोलो यस, बोलो यस। इसके पास था एक डीएनए, इसके पास था, इसको बोलना है 2C। क्या था बाबू? 2C था, 2C था। डीएनए कितना है? 2C। एकदम ध्यान से सुनना। सिंथेसिस फेज हुआ, कौन सा फेज हुआ? सिंथेसिस फेज हुआ। सिंथेसिस फेज हुआ तो क्या बदला? सिंथेसिस फेज हुआ तो क्या बदला बाबू? सिंथेसिस फेज हुआ तो क्या बदला? सिंथेसिस फेज हुआ तो क्या बदला? सिंथेसिस फेज हुआ तो क्या बदला? ध्यान से देखना। ये डीएनए था, ये डीएनए था, इसकी मात्रा डबल हो गई। एक और स्टैंड बना दो, एक और स्टैंड बना दो, डबल हो गई। तो इसके पास 2C डीएनए था, इसके पास 4C, दुगना हो गया। लेकिन 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 ये बाबू यहां इसके प्लॉइडी अगर 2n थी तो इसकी प्लॉइडी 2n रहेगी, इसकी प्लॉइडी अगर n थी तो प्लॉइडी, क्रोमोसोम के नंबर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तब इस बात को कई लोग मद्देनजर, ठीक है ना, कई लोग इसको जो है इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, एकदम बिल्कुल ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से इसको देखते जाना है। ओके, याद रखिएगा इसको। तो एस फेज में क्या क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन कह सकते हैं हम। और बाबू अगर डीएनए का अमाउंट 2C है एस फेज के पहले, तो एस फेज के बाद क्या होगा? 4C होगा। लेकिन बाबू कोई भी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं होगा, उसका नंबर सेम रह जाएगा। इन एनिमल
ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस में होता है, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। याद रखना, एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, याद रखिएगा एकदम अच्छे से, एकदम सुंदर से वहीं बगल में लिखना चाहिए एनसीईआरटी में, ये सब पूछेगा। एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल जो है ना वो डुप्लीकेट करते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। ओके, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन, अब G2 फेज की बात कर ले, लाइन अंडरलाइन किया मैंने, प्रोटीन आर सिंथेसाइज। G2 फेज का मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस दौरान प्रोटीन बनेगा इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। और एक चीज जोड़ लो, वहां पे लिखा था मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल जीवन में, तो सम ऑफ द ऑर्गेनल्स यहां भी बनते हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनल्स यहां भी बनते होंगे, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। सम सेल पढ़ते हैं, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, दैट इज एग्जांपल हार्ट सेल बाबू उसको कभी डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना, इसीलिए हार्ट की साइज कभी वैसा नहीं हमेशा बढ़ती रहेगी। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ऑकेजनली, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कभी कभी डिवाइड करते हैं एज नीडेड टू रिप्लेस, अगर कोई सेल है डेड कर गया या सेल है थोड़ा सा उसमें इंजरी आ गई तो सेल डिवाइड करके नया नया बना देंगे। दैट हैव बीन लॉस्ट, कोई सेल लॉस्ट कर गया इंजरी के हिसाब से, और सेल डेथ हो गया, तो इस केस में कुछ सेल्स क्या कर जाते हैं, हमेशा नहीं करते, कभी कभी वो लोग ऑकेजनली डिवाइड करते हैं। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, वो जीवन फेज से एग्जिट कर जाते हैं, मतलब जीवन फेज से ही एग्जिट कर जाएंगे, टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है ना। सेल इसे जी नॉट फेज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जी नॉट, एज लिखा है इसमें नहीं मेंशन कर पाए, जी नॉट फेज। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, जिंदा रहेंगे सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब उसमें इंक्रीज ग्रोथ नहीं होगा, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक उनको ऑन टू डू सो मतलब कहा ना जाए करने को, जब तक कहा न जाए करने को, तब तक वो डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक जाके छुपे रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया। नेक्स्ट, इन एनिमल सेल्स माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है बाबू जर्म सेल, है ना। तो सेक्स जो सेल्स होते हैं एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन जनरली डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स को ही देखा जाता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, इसके मतलब कि जो 2n है यही फिर 2n और 2n में कन्वर्ट होता है। डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस देखने को मिलता है, हालांकि कुछ इसके क्या कह रहा है, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि आप पढ़ेंगे आगे। तो याद रख लें यहाँ पे मेल हनी बी, मेल क्या, मेल कौन बी, मेल हनी बी, जो हैप्लॉइड से ही माइटोसिस करके बाबू हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। तो ये एक बाबू क्या हो गया, अपवाद हो गया, एक्सेप्शन। जनरली क्या होता है, डिप्लॉइड ही माइटोसिस करते हैं। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन सो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो एनिमल में एकदम फिर से क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर से सुनिएगा, एनिमल में जो डिप्लॉइड है वही जनरली माइटोसिस करते हैं, एनिमल में जो डिप्लॉइड है वही जनरली माइटोसिस करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कौन है बाबू, जैसे कौन है, देखिए ध्यान से, मेल हनीबी जो मियोसिस जो हैप्लॉइड से ही हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, ओके, माइटोसिस करता है। लेकिन प्लांट चाहे डिप्लॉइड हो चाहे इसका हैप्लॉइड सेल हो, दोनों माइटोसिस करने के योग्य हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन या फिर कुछ ऐसा नहीं पड़ना है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड इन प्लांट, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज एट व्हिच माइटोसिस इन द हैप्लॉइड। चल ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एम फेज। हमने अभी तक पढ़ा क्या, इंटरफेज। क्या पढ़ा हमने अभी तक, इंटरफेज। अब आ जाइए एम फेज पे। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ड्रामेटिक पीरियड का मतलब होता है इसमें कई सारे इवेंट्स होंगे, कई सारे इवेंट होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं ना ड्रामा, सीरियल ड्रामा, तो उसमें शादी होती है, मर जाते हैं, कब मर जाए, कब शादी हो गई, कब कौन रो दिया, कब हौस कर दिया, कोई किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो ड्रामा involving a major reorganization of virtually all component of the cell। सारे सेल का reorganization होगा, since the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same। बाबू जो पेरेंट में है वही
प्रोजेनी में भी रखना है, ठीक है ना, इसीलिए इनको रेप्लिकेट करवाएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल। तो देखो इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं एम फेज को, माइटोसिस फेज को, माइटोटिक डिवीजन को, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है जो पेरेंट्स में है वही प्रोजेनी में भी होगी। ओके, इक्वेशनल डिवीजन बार बार लिखा गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो एम फेज है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी से आप पढ़ सकें। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो कह रहा है कि जो कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है ना, कह रहा है बाबू जो कैरियोकाइनेसिस है या फिर कोई भी सेल डिवीजन का स्टेज है, उनमें से हम क्लियर कट डिवीजन नहीं कर सकते हैं कि ये एकदम प्रोफेज है, ये एकदम नहीं। हो सकता है कि अभी प्रोफेज खत्म नहीं हुआ है और मेटाफेज थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो याद रखना क्लियर कट बाउंड्री नहीं काट सकते, ये इसके बारे में पढ़ा दिया है मैंने। तो एम फेज यानी माइटोसिस, माइटोसिस को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज, 4 इवेंट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पीमेट बोला था। साइटोकाइनेसिस देख लेंगे आगे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ओके, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज पढ़ते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? प्रोफेज। यस, डायग्राम भी इसका है, देखो बाबू सब मैंने डायग्राम एकदम चिपका रखा है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम टेंशन नहीं लेना है एकदम। प्रोफेज देख लें, कैमरा सही चल रहा है ना। ओके, प्रोफेज, प्रोफेज नमो है प्रो बाबू, नमो क्या है? प्रो, नमो है प्रो। अब देखिए प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस फॉलोज S एंड G2 फेज, यानी कि पहले G1 था, फिर S आया, फिर G2 आया, फिर प्रोफेज आया, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा, फिर G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा, मतलब एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा, फिर कौन आएगा? G1 फेज। तो ये चलता रहेगा, ड्रामा चलता रहेगा। तो S और G2 के बाद आया है। In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. Intertwined means कह रहा है, जो कह रहा है, ध्यान सुनना, ये बाबू सेल है और इसका न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर पोर्स है। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। ये आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर है। ये कह रहा है जो एस फेज में जो डीएनए बना है ना, और डीएनए उलझा हुआ है एकदम, है ना, एकदम उलझा हुआ है, नॉट इंटरवाइंड, डिस्टिंक्ट नहीं, एकदम उलझा हुआ है भाई, उलझन में है एकदम, याद रखना। एकदम किस में है? अरे यार किस में है? आज भाई, हाँ एकदम उलझन में है। किस झन में है बाबू? उलझन में, एकदम ध्यान से देखें, उलझा हुआ है, एकदम लपेटा हुआ है एक दूसरे को। हाँ ठीक है। प्रोफेज इज मार्क, तो ये मार्क लेना, डिस्टिंक्ट बट not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of condensation. Very important. Prophase का पहला जो बाबू मार्क ये है initiation of condensation. Initiation of condensation होता है किसका? ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी का जो डीएनए में है उसी का कंडेंसेशन होगा। तो जो कि कह रहा है ना प्रोफेज में कि अभी एस फेज हुआ है, G2 हुआ है, उसमें जो डीएनए बना है ना इतना सारा, वो सब एकदम उलझा हुआ है, अब उसको हम कंडेंस करेंगे। तो प्रोफेज चाहे मियोसिस का हो चाहे माइटोसिस का, एक चीज एकदम क्लियर रखेगा कि प्रोफेज में क्या होगा? कंडेंसेशन। मैंने याद रखा था पीसी उस समय, है ना, पीसी प्रियंका चोपड़ा बहुत फेमस थी, और उसका नाम भी था ऐसे पिगी चॉप्स का कैसे कुछ। तो अब देखो पिगी जो प्रियंका चोपड़ा थी, तो हमने याद रखा P फॉर प्रोफेज, C फॉर कंडेंसेशन, ऐसे याद रखा था। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, चिपक गए एकदम, कंडेंसेशन में एकदम पास आ गए। द सेंट्रोसोम विच हैव अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, देखो एक चीज यहां लिख दिया कि सेंट्रोसोम जो होता है बाबू वो भी एस फेज में डुप्लीकेट करता है। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्या कह रहा है? समझा देते हैं। क्या कह रहा है? समझा देते हैं एकदम अच्छे से, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। देखिए ये अर्ली प्रोफेज है, मतलब अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है?
न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, अंदर जो डीएनए है एकदम अभी उलझा हुआ है। अब कंडेंसेशन शुरू हुआ, पास आना शुरू हुए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रोमोसोम टाइप का, अभी क्रोमोसोम लग नहीं रहा, क्रोमोसोम बनना है आगे चल के, तो ऐसा पेयरिंग शुरू हुई, डीएनए की पेयरिंग हो रही है। और अब वो देखेंगे सेंट्रोसोम बन रहा है, सेंट्रोसोम बन चुका है, वो सेंट्रोसोम अब किधर की तरफ मूव कर रहा है, वो सेंट्रोसोम मूव करेगा किधर की तरफ, बाबू ध्यान से देखना, आगे अभी दिखाएगा, दूसरे वाले में दिखाएगा, मेटाफेज में सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, याद रखना, ये सब किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, सब किसमें, प्रोफेज में हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। आगे देखें, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। पहला, chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes। chromosomal material अब compact हो चुके हैं और बना चुके हैं क्रोमोसोम। chromosomes are seen to be composed of two chromatid attached together at the centromere। फिर से सुन ले, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है सेंट्रोमियर का इंटरकोर। देखो, ये एक सेंट्रोमियर है, इस पे दो क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, इसको बोलते हैं कंप्लीट क्रोमोसोम। एकदम ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम कंप्लीट एकदम। एक क्रोमैटिड बोले यस, अभी कैरेक्टर बाद में पूछेंगे, बताएंगे। एक क्रोमैटिड बोले यस, ये क्रोमैटिड है, एक एकदम स्पेरिकल शेप का होता है, जिससे ये सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर सेंटर पे है। और इससे क्या है, इस पे एक क्रोमैटिड और दूसरे कलर से बना दे, दूसरा क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, क्रोमैटिड नंबर 1, ये पूरा क्रोमैटिड नंबर 2, दो क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर से अटैच है, इसे कहते हैं एक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, एक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase begins to move toward opposite poles of the cell. Each centrosome radiate out microtubules called esters. The two esters together with spindle fiber form mitotic apparatus। ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। एस्टर क्या है, ध्यान से सुनो, एकदम कैमरा फोकस करो। ठीक है, कैमरामैन नहीं, कैमरामैन नहीं, चलो यहाँ देखो, ये है बाबू सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किससे बना होता है, दो सेंट्रियोल होते हैं, आपस में परपेंडिकुलरली होते हैं, बोले यस, ओके बाबू। इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट कर रहा है ना, स्टार लाइक, कैसा लग रहा है, स्टार के जैसे लग रहा है, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। ऊपर भी है एक, नीचे भी होगा, अपोजिट पोल पे एस्टर, अपोजिट पोल पे क्या है, एस्टर। चलिए नेक्स्ट, एस्टर। और क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन, हाँ ये ईच सेंट्रोसोम रेडिएट एस्टर हो गया। द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर। याद रखना, जो लिखने जा रहा, टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर जो निकले हैं ना, ये सब, ये देखो, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये देखो, जो सेंट्रोमियर पे जो जाकर के, अभी देख बताएंगे, जो जाकर के क्रोमोसोम को पकड़ ले रहे हैं, है ना, उसको कंट्रोल, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, ये सब इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। कहां से निकले हैं, एस्टर से, माइक्रोट्यूब्यूल से, या तो हम कहें तो कहां से निकले हैं, सिंपली सेंट्रोसोम से। टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड, ध्यान देखना, इज कॉल्ड माइटोटिक apparatus। एकदम ध्यान से देखो, द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स, एकदम एक चीज दिखा रहा हूं, कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज जब हो जाएगा, व्हेन व्यू, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना न्यूक्लियोलस दिखेगा, और ना न्यूक्लियर एनवेलप दिखेगा, यानी कि लास्ट में देखो न्यूक्लियर एनवेलप टूट जा रहा है, देखो सब खत्म एकदम, और कोई भी ऑर्गेनल्स उसमें जो दिखा गया वो सब नहीं दिखेगा, एकदम दिखेगा ही नहीं। तो ये था आपका प्रोफेज। चलिए एनाफेज, दूसरा आता है प्रोफेज के बाद क्या, नहीं प्रोफेज के तो बाद मेटाफेज आएगा ना, ओके यस, यहाँ पे मेटाफेज। इसमें क्या होगा, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि अभी टूटना वहां शुरू हुआ था, यहाँ पे एकदम कंप्लीट खत्म हो गया, इन उसका जो इंटीग्रेशन था टूट गया। Mark the start of the second phase of mitosis, hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell।
क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है बाय दिस स्टेज, मतलब ये मान लो ये पूरा सेल है ना, ये क्या है पूरा, ये पूरा सेल है, इसमें पूरा क्रोमोसोम जो है फैला हुआ है हर जगह, एकदम फैला हुआ है, ठीक है, ये सेल है फैला हुआ है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, सबको पता है क्रोमोसोमल अभी तक खत्म हो चुका है। तो अगर पूछे कंडेंसेशन किस में कंप्लीट होगा तो आप बाबू फिर से टिक करना, मैं अब जो बता रहा हूं वो फाइनल है, आप टिक करेंगे क्या, प्रोफेज। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, दिखेंगे आपको माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे दिस पूछेगा मेटाफेज क्लियरली, क्रोमोसोम क्लियरली किस में दिखेगा, मेटाफेज में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस देन इज अ स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली, यही बार बार क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्यों, मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंट मान लिया है सब कि क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए कौन से फेज तक रिवीजन हुआ है तो हम कर सकते हैं, तो मेटाफेज तक अगर पहुंच गया है तो क्रोमोसोम को अच्छे से देखा जा सकता है। इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, अब देखो मैंने पीछे बताया था ना, ये क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो एक ही सेंट्रोमियर से दोनों, एक ही बाप एक ही है इनका, तो इन दोनों को बेटी बोल दिए, बाप एक ही है, सेंट्रोमियर एक ही है दोनों का, तो इनको बेटी बोल दिए क्या मतलब, सिस्टर क्रोमेटिड, बेटी बेल दिए, बाबू रोटी थोड़ी बेल रहे हैं, चलो ओके, सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर से चिपकी हुई है। स्मॉल डिस्क शेप structure at the surface of centromeres are called kinetochores। सेंट्रोमियर जो होता है उसके ऊपर डिस्क शेप का, किस शेप का बाबू, डिस्क शेप का, दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, ऊपर भी और नीचे भी डिस्क शेप का एक होता है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स, जिस पे जाके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर, याद रखना एकदम अच्छे से, टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू अपोजिट एट द center of the cell, hence the metaphase is characterized by the all the chromosome coming to the lie at the equator। मतलब समझना एकदम अच्छे से, देखो ये बाबू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब होता है कि प्रोफेज फाइनल हो गया, अब मेटाफेज में घुस रहा है, तो बाबू क्रोमोसोम बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम प्यार से, और जूम कर दें, चलो इसको एकदम अच्छे से देखना सब लोग, एकदम अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से, चलो सुकून से, रूह से, ठीक है। अब देखो बाबू, ये है आपका, ध्यान देखना, सेंट्रोमियर है, सब सेंट्रोमियर होगा, देखो 2 डिस्क टाइप दिख रहे हैं सेंट्रोमियर के दोनों साइड, ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। इसको क्या बोलते हैं, एकदम ध्यान सुनना, काइनेटोकोर्स, डिस्क शेप काइनेटोकोर्स, सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे। ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये इन्हीं से आके अटैच हो रहा है, इन्हीं से आके अटैच हो रहा है, इन्हीं से आके अटैच हो रहा है ये। अब देखो ये जो ऊपर वाले हैं इनको खींच रहे हैं अपने पास खींच रहे हैं, और ये वाले इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं। तो जैसे एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड दोनों है ना आपस में, ध्यान सुनना जो कहने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना सब जो कहने जा रहा हूँ। ये बाबू एक सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब एक, ये दूसरा है, तो ऊपर वाले को ये खींचेगा और नीचे वाले को ये वाला खींचेगा, ये वाला सेंट्रोसोम, ऊपर वाले को ये, नीचे वाले को ये। तो अब जो एकदम अंदर घूम रहे थे, अब उनको खींचा जा रहा है, जब खींचा जाएगा तो सब आ जाएंगे बीच में, और जब सब बीच में आ जाएंगे बाबू, सब बीच में आ जाएंगे, कहेंगे कि मेटाफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया है ये है कि सारे क्रोमोसोम का इक्वेटर पे अलाइन हो जाना लाइन से। अभी देखना यही नहीं रुका है, अभी और खींचेंगे, अपने पास बुला लेंगे, सब खींच रहे हैं, तो पहले इधर थे तो सब ये सेंट्रोसोम कैसे निकला है, क्या स्पिंडल फाइबर जाके चिपका कहां पे, काइनेटोकोर पे, इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, पहले ऊपर नीचे थे अब आ गए इक्वेटर पे। तो वही कह रहा है, ये है बाबू आपका मेटाफेज, इक्वेटर पे आ गया, मेटाफेज, इक्वेटर, मेटा इक्वेटर, याद रखना इसको। डिस्क शेप था, कौन था, काइनेटोकोर्स, डिस्क शेप कौन था, डिस्क शेप कौन था बाबू, काइनेटोकोर्स। यहाँ पे अटैचमेंट होगा किसका, स्पिंडल फाइबर का, to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell, hence the metaphase is characterized by the all the chromosomes coming at lie equator। कहाँ आ गए सब कहाँ आ गए इक्वेटर पे, which one chromatid of each chromosome connected by its, दोनों का, जैसे मान लो, फिर से बता दे रहा हूँ, देखो ये सेंट्रोसोम है, ये क्या है सेंट्रोसोम, ये भी है सेंट्रोसोम, ये है क्रोमोसोम, मान लो ये है क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, एक काइनेटोकोर यहाँ पे है, ध्यान देखो, एक क्रोमेटिड यहाँ पे, सॉरी एक काइनेटोकोर यहाँ, एक काइनेटोकोर यहाँ। तो जो ये क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, ऊपर वाला एक क्रोमेटिड को ये खींच रहा है, एक क्रोमेटिड को ये खींच रहा है, ये कह रहा हूं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा फिर से देखना, ऑफ ईच क्रोमोसोम, one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fiber to the opposite pole। एक को वो खींच रहा है, एक को, एकदम अच्छे से ध्यान से।
बराबर आ गए, दोनों इक्वेटर पे आ गए। The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as the metaphase plate। तो अब एकदम है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं ना, प्लेट जैसा इस बना, मेटाफेज प्लेट इक्वेटर पे अलाइन हो गए तो लग रहा है मेटाफेज, तो मेटाफेज प्लेट बन रहा है। द की फीचर ऑफ मेटाफेज, तो मेटाफेज को कैसे याद रखना है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, वेरी गुड। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स, ठीक है, याद रखना। अब आता है एनाफेज। एट द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है इनिशिएशन, जिसको नहीं पता ऑनसेट का मतलब होता है इनिशिएशन। एट द इनिशिएशन ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट द मेटाफेज, सारे क्रोमोसोम कहां अरेंज हो गए हैं, सारे क्रोमोसोम कहां पे, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे हैं, इज स्प्लिट, अब वहां से निकल जाएंगे साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड, ठीक है ना, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei being their migration towards the two opposite poles। देखो ध्यान से बाबू, यहां पे एक क्रोमोसोम था, यहां पे क्या था, यहां पे क्या था बाबू, एक यहां पे क्रोमोसोम था, यहां पे क्रोमोसोम था, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, है ना। तो यहां से बाबू स्पिंडल फाइबर था, यहां से एक को ये खींच लिया, एक को ये खींच लिया, एकदम ध्यान से, एक को ये खींच लिया, एक को ये खींच लिया। अब आगे चल के यही फिर से ये पेरेंट की तरह काम करेंगे, दो बना लेगा, यहाँ पे भी दो बन जाएगा। सिस्टर अब सिस्टर नहीं रह गई, अब पेरेंट बन गई, अब सिस्टर क्रोमोसोम कह दिए उनको, क्या कह दिए, सिस्टर क्रोमोसोम कह दिए, याद रखना। ओके, एनाफेज इनिशियल, ये डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द ऑपोजिट, पहले छितराए हुए थे, फिर खींचा गया इक्वेटर पे और खींचा गया पोल्स पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind। वही कह रहा है कि बाबू सेंट्रोमियर है, ध्यान देखना, सेंट्रोमियर था ये, तो ये वाला इधर फेस किए हुए था, ये वाला इस अपोजिट पोल पे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये वाला पोर्शन इधर चला गया, ये वाला पोर्शन इधर चला गया, ठीक है। Thus, anaphase stage is characterized by the following key event: centromere split, very important, centromere टूट गया, तभी ना एक सिस्टर ऊपर गई और एक सिस्टर नीचे गई। सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट दो जगह पे होता है, एक इसमें एनाफेज में, माइटोसिस में, और मियोसिस के एनाफेज 2 में, एकदम नोट कर लेना, एनाफेज 1 में नहीं, एनाफेज 2 में, क्योंकि बाबू जो सेकेंड मियोसिस है वो भी माइटोसिस की तरह ही काम करता है। किसकी तरह काम करता है, माइटोसिस, तभी ना इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशनल, तभी डिवीजन होता है ना। अगर टूटेगा नहीं तो डबल नहीं होगा, तो ट्रांसफर कैसे डबल करेंगे, याद रखना इसको। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कहां होता है, एक तो माइटोसिस एम फेज के एनाफेज में और एक मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में, यानी कि एक एनाफेज में, एक एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। अब आता है लास्ट में टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन का आखिरी फेज है, दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस। अब कंडेंस ने डीकंडेंस हो गए। डीकंडेंस मतलब, कंडेंस का मतलब क्या होता है, एकदम चिपकना। डीकंडेंस मतलब फिर से वापस चले जाएंगे, वापस ऐसे, और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, यानी कि अब तुम ना उनको देख नहीं पाओगे। देखो अब जैसे लग रहा है कोई पेस्ट ऐसे है, ये क्रोमोसोम एकदम आपस में फ्यूज हो गए, एकदम इंडिविजुअलिटी खो गए, ठीक, याद रखना। अब क्या हुआ, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल tend to collect at each of the two poles. This is the stage which show the following key event। तो यहां पे देखो, अब ये जो न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये सब क्रोमोसोम है, डीकंडेंस हो गए, इंडिविजुअलिटी खो गई है पहले, अब उनको सिंगल तो पकड़ नहीं सकते, फ्यूज हो गए एक दूसरे में। इसमें क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब एज यानी कि अब उन्हें डिस्क्रीट एक एक करके हम नहीं पकड़ सकते कि पहला क्रोमोसोम दूसरे, सब फ्यूज हो चुके हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप, न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, देखो पीला वाला जो डिसइंटीग्रेट हो गया था प्रोफेज में। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस बन गए। जो न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर गायब हुए तो फिर से आगे रिफॉर्म हो गए, तो गायब किस में होंगे, प्रोफेज में, आएंगे वापस किस में, टीलोफेज में। बस दिख रहा है आपको। अब आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है, कैरोकाइनेसिस हो गया,
तो क्या क्या हुआ, एकदम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले G1 फेज था, उसमें तैयारी की गई, सेल ग्रो हुआ और ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हुआ। फिर S फेज आया, क्रोमोसोम तो सेम रह गए लेकिन क्रोमोसोम में डीएनए डबल हो गए, 2C था तो 4C हो गया। उसके बाद आया G2 फेज, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और कुछ ऑर्गेनल्स बने, ग्रो किया सेल, कोई दिक्कत नहीं है। एक G0 फेज था कि जब G1 फेज से कुछ सेल्स क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, लेकिन इनएक्टिव स्टेज इसलिए कह रहे हैं कि सेल डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कर सकते हैं अगर कहा जाए तो। ओके इसके बाद आता है बाबू एम फेज। एम फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस के 4 फेज हैं, पीमैट, क्या कौन मैट, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बताया था मैंने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसमें प्रोफेज, प्रोफ मतलब मैं बताया था पीसी, प्रियंका चोपड़ा, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ, जो क्रोमोसोम बना है एस फेज में पूरा एकदम छितराया हुआ है, वो कंडेंस हो रहा है, थोड़ा सा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि वो पेयर कर रहे हैं, पेयर्ड कर रहे हैं, पेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम। प्रोफेज में हमने ये देखा था, बोलो यस। उसके बाद क्या हुआ, आया मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, अच्छा प्रोफेज में एक काम और हुआ था, जो न्यूक्लियस का एनवेलप था ना वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू किया, खत्म नहीं, शुरू किया है डिसइंटीग्रेट करना। और बाबू सेंट्रोसोम जो बने थे इंटरफेज में वो अब जाने लगे अपोजिट पोल्स पे, कहां जाने लगे, और बाबू जो सेंट्रोसोम है उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहा है, स्टार जैसे दिख रहे हैं, तारे के जैसे, एस्टर्स बोल दिए। और एस्टर को, है ना, अब प्रोफेज से बाहर आ गए हम, एस्टर को और जो स्पिंडल फाइबर उनको मिला के बोलते हैं क्या, माइटोटिक अपैरेटस, क्या बोलते हैं, माइटोटिक। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ बाबू, मेटाफेज प्लेट बन गया, यानी कि सारे क्रोमोसोम्स को खींच करके, जो इधर उधर थे उनको खींच करके ले आया गया, कहां पे, इक्वेटर पे, कहां लाया गया, इक्वेटर पे लाया गया, सब एलाइन हो गए, मेटाफेज प्लेट बनाती है। और यहां पे याद रखना है आपको मेटाफेज में कि बाबू यहां पे जो होता है ना, आप क्रोमोसोम को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं यहां पे मेटाफेज में। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या है बाबू, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट, एनाफेज हो गया, ठीक है ना, स्प्लिट हो गए, स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, दो क्रोमेटिड सिस्टर एक अपोजिट पोल पे दूसरे पोल पे चली गई, दो क्रोमोसोम, एक से कितने क्रोमोसोम हो गए, डुप्लीकेशन हो गया क्रोमोसोम का। ओके इसके बाद आता है बाबू टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम डीकंडेंस किए और इसकी इंडिविजुअलिटी खो गई, फ्यूज हो गए, दो न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया। प्रोफेज में जो डिसअपियर हुए थे वो लोग रीअपियर हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में डायग्राम आपको मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, थैंक यू बोल देना हमको, आपको हम समझाने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei but the cell itself is divided। सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन को हम सेल डिवीजन नहीं कहते हैं, सेल को खुद भी डिवाइड होना पड़ेगा into two daughter cells by the separation of cytoplasm। साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा और साइटोकाइनेसिस कहेंगे at the end of which cell division get completed। जब तक साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं होगा तब तक मामला बनेगा नहीं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ये मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव काम किया है आपके लिए। हाँ एक सेकेंड पानी पी लो, चला बढ़िया। ओके साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, मैंने वहां पढ़ाया था एनिमल सेल में फरो बनता है। दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ ए फरो in the plasma membrane। The furrow gradually deepens and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into two। देखो बाबू, देखो देखो ध्यान से देखो, यस देखो बाबू, ये है ना, ये सेल है, क्या है, ये सेल है, ये सेल है। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल में क्या होता है, डिवीजन ऐसे शुरू होता है, ऊपर से बाहर से, ऐसे ऐसे, ध्यान देखना, ऐसे ऊपर से, और जब ऊपर से ऐसे बाहर से शेयर हो रहा है, बाहर से, तो ये तो गड्ढा बन रहा है, फरो बन रहा है, फरो। तो फरो फॉर्मेशन किसमें होता है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से एकदम, ऐसे ऐसे बाबू, ऐसे ऐसे ऊपर से सेंटर की तरफ, बाहर से कहा, सेंटर की तरफ, ना कि सेंटर से बाहर की तरफ, बाहर से सेंटर की तरफ आएगा दोनों सेल और बाबू डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। ये किधर हो गया। चलिए अब आगे देखें, ये बनता है फरो, इसे बोलते हैं फरो, याद रखना इसमें। तो फरो कैसे बन रहा है, देखो ध्यान देखो, बाहर से आया, डिवीजन हुआ, बाहर से हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ दब रहा है और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्लीवेज, फरो एंड एनिमल सेल, ये हो गया आपको एकदम सिंपल एनसीईआरटी का लाइन है। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है,
देखो प्लांट सेल में क्या होता है, देखो मिलेगा क्या एनसीईआरटी में, ध्यान देखना, समझ जाओगे आज एकदम। देखो ये देखो, ये सेल है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल भी होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। इसमें अब ध्यान से देखना, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, वो सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं बीच में, एकदम कहां जाते हैं, जो डुप्लीकेट होकर बीच में आ जाते हैं। अब यहां से डिवीजन शुरू होता है, सेंटर से बाहर की तरफ, बाहर से सेंटर की तरफ फरो बनता है एनिमल में, यहां पे डिवीजन होता है कहां, देखो पहले यहां थे, अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चले गए बन गया नया सेल वॉल, बन गया, अलग हो गए। इसे बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, मेटाफेज प्लेट नहीं, सेल प्लेट। देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है बाबू। Plant cell, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. टूटना बहुत आसानी से नहीं टूटता। Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell wall, formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral walls. The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella। यानी कि ये बाबू जो सेल प्लेट है, ये बाबू मिडिल लैमेला है, जो दो सेल को चिपकाता है, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला होता है ये सेल प्लेट। क्या होता है, मिडिल लैमेला, जो दो सेल को चिपकाता है बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। याद रखना इसमें कि सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। और एक चीज याद रखना कि स्टार्ट इन द सेंटर, सेंटर से स्टार्ट होता है, वहां पे किनारे से स्टार्ट होता है। ये हो गया आपका। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। सारे ऑर्गेनल्स डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड होते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म, जैसे कि मान लो ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ तो ये हो गया बाबू, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन, दो न्यूक्लियस बन गए। अब बाबू क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, तो हम कहें सेल एक ही है, न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, इसको बोलते हैं सिंसिटियम। जैसे एग्जांपल है एंडोस्पर्म, आपका जो होता है फ्री न्यूक्लियस होते हैं उसमें, याद होगा आपको। माइटोसिस के फायदे क्या है, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। तो वही बात है ना, अभी देखा कि जो डिवीजन है एनिमल की बात करें, डिप्लॉयड सेल में ही होते हैं। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, तो उसका एक्सेप्शन दे रहा है, मतलब मधुमक्खी वाला सोशल इंसेक्ट। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द significance of this division in the life of an organism. Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insects? Yes. Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells. सबको पता है diploid से diploid ही बनता है, with identical genetic complement, identical होता है। The growth of multicellular organism is due to mitosis. Growth किसकी वजह से होती है, कोई पूछे तो माइटोसिस की वजह से। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। कह रहा है कि मान लो सेल है, मान लो क्या है बाबू, क्या है, सेल है, सेल है बाबू। अब मान लो न्यूक्लियस दो हो गए, अब देखो ध्यान सुनना, देखो न्यूक्लियस दो हो गए, साइटोप्लाज्म उतना ही है, डिवाइड कर जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए पहले इसको ग्रो करना पड़ता है। अब न्यूक्लियस दो, पहले एक न्यूक्लियस को इतना साइटोप्लाज्म संभालता था, अब साइटोप्लाज्म बढ़ गया, दो न्यूक्लियस उनके भर का साइटोप्लाज्म हो गया। तो वही कह रहा है, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर किसकी वजह से होता है, माइटोसिस। सेल ग्रोथ किसकी वजह से होता है, माइटोसिस। और न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म का रेशियो कौन मेंटेन करता है, माइटोसिस। याद रखना। Of the upper layer, the cell of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut and blood cells are being constantly replaced. इन जो रिप्लेसमेंट होता है हमेशा रिजनरेशन होता है ना, इन्हीं की वजह से होता है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एपिकल और लेटरल कैम्बियम होते हैं, जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, पढ़ लेते हैं पूरा। एपिकल लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन ए कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। कह रहा है जो मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल, सूट एपिकल, रूट एपिकल, तो ग्रोथ लंबाई में बढ़वाता है, लेटरल मोटाई बढ़वाता है, सब कौन करवा रहा है, माइटोसिस करवा रहा है।
सब कौन करवा रहे हैं बाबू? माइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। क्या पढ़ेंगे हम? मियोसिस। बस थोड़ा सा पानी पी ले, चलिए मियोसिस पढ़ते हैं। ओके, तो मियोसिस भी देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं स्टूडियो में। कहाँ गए वो कलम? यस, कलम, नॉट स्टाइलस, इट्स कलम। माइटोसिस एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, the production of offspring by sexual reproduction include the fusion of two gamete। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, वो कैसे बनती है, उसका प्रोसीजर क्या है? वो ये है कि उसमें वो दो तरह के हैप्लॉइड गैमीट होते हैं। देखेंगे अभी हैप्लॉइड क्या होता है। ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, gametes are formed from specialized diploid cells. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells। क्या कह रहा है समझते हैं एकदम ध्यान से। ये बाबू एक मतलब कोई ह्यूमन है, कोई भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। इसका जो सेल होगा, जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल होगा, ठीक है ना, गैमीट जो प्रोड्यूस करेगा वो भी 2n होगा। क्या होगा? 2n। बाबू ये मियोसिस डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन? मियोसिस या मियोटिक। और दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक n और दूसरा भी n, जो एक n दूसरा भी n। तो ये बाबू जो पेरेंट है वो डिप्लॉइड है और जो गैमीट बना वो क्या है? हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ठीक, ये मान लेते हैं मेल है और ये मान लेते हैं एक फीमेल से भी यही बना, फीमेल के भी डिप्लॉइड से n बना और एक n बना। ये दोनों मिलकर फ्यूज किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान और बाबू हमने कहा ये दोनों बना दिए जाइगोट। क्या बनाए? जाइगोट। और जब जाइगोट बनाए तो ये क्या हो गया बाबू? जाइगोट फिर माइटोसिस करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। तो एक ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एक उसके सेल ने, जिसका डिप्लॉइड सेल था, उसका मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ। दो ऑर्गेनिज्म थे, एक मेल और एक फीमेल, दोनों ने गैमीट बनाया। तो जो गैमीट होगा वो हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड। और कहां से आए हैं? पेरेंट से आए हैं। और पेरेंट का जो बाबू सेल होगा वो क्या होगा? डिप्लॉइड। मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड फेज आएगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? दोनों मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे तो डिप्लॉइड आ जाएगा और डिप्लॉइड फिर बाबू जो होगा उसका मियोसिस कर दो तो उसका गैमीट बन जाएगा, तो डिप्लॉइड, उसको हैप्लॉइड कहेंगे। वी कैम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। ठीक है, द की फीचर इसमें क्या होता है? मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का मतलब समझ गया ना तो मजा आ जाएगा। चलो समझाते हैं। देखो कह रहा है मियोसिस में दो होते हैं बाबू। मियोसिस दो टाइप का होता है, एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले इसमें होता है इंटरफेज, जो होता है इंटरफेज होता है, जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। जैसे कहने का मतलब क्या है? जैसे इसमें मान होता होगा G1 फेज। क्या होता होगा? G1 फेज। फिर होता है S फेज। क्या होता होगा? S फेज। फिर होता होगा G2 फेज। ठीक है, फिर होता होगा प्रोफेज 1। क्या होता होगा? मतलब इसके बाद होता है ना, अभी सुन लो, इसके बाद होता है मियोसिस 1 एंड फिर होता है मियोसिस 2। ये पूरा इसका सीक्वेंस है। तो दो ही कह रहा है, यानी कि दो बार न्यूक्लियर डिवाइड करेगा। कितनी बार न्यूक्लियर डिवाइड करेगा? 2 बार। ध्यान से देखना, आगे लिखा है 2 बार न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और 2 बार सेल डिवाइड करेगा, लेकिन डीएनए एक ही बार बनेगा। एकदम चुपचाप से ये बात को नोटिस करना, समझना। 2 बार, फिर से सुनना, 2 बार न्यूक्लियर डिवाइड करेगा तभी 2 सेल बने। ठीक है, फिर देखना, एक बार जब डिवाइड किया न्यूक्लियस तो 2 न्यूक्लियस बना। 2 बार डिवाइड किया तो कितने बने? 4 न्यूक्लियस बने। एक बार सेल डिवीजन हुआ तो दो सेल बने। 2 बार सेल डिवीजन हुआ तो 4 सेल बन गए। मियोसिस में समझाया शुरू के लेक्चर में कि बाबू एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होता है। मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2। तो 2 बार होगा कैरोकाइनेसिस, 2 बार होगा साइटोकाइनेसिस, लेकिन एक बार होगा क्या? इंटरफेज।
इंटरफेज एक ही बार होगा, जिसे हम इंटरकाइनेसिस यहां बोलेंगे। मींस जो सिंथेसिस है डीएनए का वो एक ही बार होगा। 2 बार होगा तो डिप्लॉयड हो जाएंगे सब, एक ही बार होगा। चलिए समझाते हैं। तो पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M1 और M2। इसको और अच्छे से समझा सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ यहाँ खाली जगह है, समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिएगा बाबू। G1 हुआ, कौन हुआ? G1 हुआ, और कौन हुआ? G2 हुआ, सॉरी G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ। बाबू मियोसिस 1 में भी 4 होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो इसके बाद होगा प्रोफेज 1। क्या होगा? प्रोफेज 1। फिर क्या होगा? मेटाफेज 1। फिर क्या होगा? एनाफेज 1। फिर क्या होगा? टीलोफेज 1। फिर क्या होगा? प्रोफेज 2। फिर क्या होगा? मेटाफेज 2। फिर क्या होगा? एनाफेज 2। फिर क्या होगा? टीलोफेज 2। फिर क्या होगा? G1। फिर क्या होगा? यस। फिर क्या होगा? G2। फिर क्या होगा? मियोसिस 1, मतलब पूरा वही फेज। फिर क्या होगा? मियोसिस 2। फिर क्या होगा? G1। फिर क्या होगा? अब देखिए ये एक बार फेज है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार समझा दें। देखिए ये है मियोसिस 1, इसके बाद होगा मियोसिस 2, इसके पहले हुआ होगा बाबू इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस, यहां बोल रहे हैं G1 और S और G2, समझ गए ना। फिर यहां से क्या होगा? वही इंटरकाइनेसिस वाला फेज, बस ऐसे चलता है यहाँ पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा और जो डिवीजन होगा वो 2 बार होगा, याद रखेंगे इसको, ये बताना चाह रहे थे। चलिए, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे हम देखेंगे पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। किसका पेयरिंग होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे होगा देखेंगे आगे। 4 हैप्लॉइड सेल, ये इंपॉर्टेंट है, 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे लास्ट में बनेंगे मियोसिस 2 के एंड में, ठीक है। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। एक मियोसिस 1 और दूसरा होगा मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये सब एक साथ हो गए, मतलब एक के बाद एक। पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज। देखो यहाँ पे हेडिंग डाला है मियोसिस 1। तो सबसे पहले मियोसिस 1 का पहले पढ़ेंगे, प्रोफेज 1। यही पूरा चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज होता है, जो समझ में नहीं आता है, ट्रिक बताएंगे हम आपको अभी। तो बाबू कैनावा ऐप डाउनलोड करें और उससे ये सब बनाएं अच्छे से, मेहनत तभी लगेगा। तो कैनावा ऐप यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमें कुछ दे नहीं रहा है लेकिन ठीक है, प्रचार कर देते हैं। कैनावा कैनावा कैनावा। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 को हम 4 पार्ट में नहीं बल्कि 5 पार्ट में बांट दिए। एक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन या पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो क्या क्या याद करना है? चलिए देखिए इसको कैसे याद करेंगे, कई ट्रिक होगा। ले जा 5 दी दिया, हमने ऐसे याद किया था, ले जाए 5 दी दिया। क्या? ले जा 5 दिया, ऐसे कुछ भी कोई मतलब थोड़ी होता है। बोलो ले जा 5 दीदिया, बोलो दीदिया, यार दीदी नहीं दीदिया, दी, क्योंकि ये बाबू ये आपका डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस, तो याद रखना। बोलो ले, बोलो जा, बोलो 5 दीदिया, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ले लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। इसका मतलब होगा जाइगोटीन, इसका मतलब होगा पैकिटीन, इसका मतलब होगा डिप्लोटीन, इसका मतलब होगा डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। याद रखना इसको, याद रखना। तो 5 है, 1 2 3। तो प्रोफेज 1 के 5 पार्ट हैं यहाँ पे। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है, ठीक है, 5 पार्ट है इसके, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। लेप्टोटीन में क्या होगा? ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप
तो प्रोफेज 1 है, कंडेंसेशन शुरू हो गया है। प्रोफेज 1 का पहला ही लेप्टोटीन, यानी क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा दिखेगा। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा, इसका मेन ये है कि कॉम्पैक्शन यानी कि कंडेंसेशन। कॉम्पैक्शन मतलब क्या, कंडेंसेशन होगा पूरा उसका। जाइगोटीन, जाइगोटीन कौन टीन, जाइगोटीन। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 called zygote. During this stage, chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis. Such paired chromosomes are called homologous chromosome. Electron micrograph of this stage indicate that chromosomes synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called bivalent or tetrad. However, these are more clearly visible in the next stage. इसको बोलते हैं क्या, कुछ समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, मजाक कर रहे थे, चलिए समझाते हैं डायग्राम बना के। बना के लाए हैं बाबू, हल्के में ना ली हो, हल्के में ना ली हो। देखो 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 बाबू, ये एक क्रोमोसोम है, बोले यस। ये दूसरा क्रोमोसोम, बोले यस। सिस्टर क्रोमेटिड है दोनों आपस में, बोले यस। ये बाबू दूसरा क्रोमोसोम है, इसके भी दो अपने सिस्टर क्रोमेटिड। एकदम ध्यान से, इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना। ये इसके, अभी कुछ जो बता रहा हूं बस उस पर फोकस करना, बस उसी पे फोकस ही करना है और किसी पे नहीं। ये देखो जो पीला वाला है, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक पीला वाला क्रोमोसोम एक बना है कॉम्प्लेक्स, मतलब कुछ है चिपका रहा है दोनों को आपस में। इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, पूरा बोलेंगे साइनेप्टो। यहाँ पे लिखा दिखा, ये ऊपर रेड वाला है, ऊपर क्या है, रेड वाला क्रोमोसोम, नीचे ब्लू वाला क्रोमोसोम, इनके बीच में व्हाइट कलर का दोनों चिपकाने के लिए कुछ है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसी को बोला है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। सुनिएगा, पहला स्टेज था प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, जिसमें वो कॉम्पैक्शन हुआ, क्रोमोसोम बन रहा है, यानी कि पास पास आ रहे हैं। प्रोफेज बाबू सुनिए, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता था, कॉम्पैक्शन होता था, यानी कि बोले कंडेंसेशन होता था, बोले यस। यानी कि जो क्रोमैटिन मटेरियल इधर उधर घूम रहे थे ना, अब वो थोड़े पास आ रहे हैं। और जब पास आ रहे हैं, ठीक है, दूसरा जो फेज है इसमें है बाबू जाइगोटीन, ठीक है ना, ले जा जाइगोटीन, ले मतलब लेटोटीन, जा जाइगोटीन। इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं साइनेप्सिस। यहाँ पे दो क्रोमोसोम पास आ रहे हैं, इन दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस। क्या बोलेंगे, होमोलोगस, होमोलोगस। कौन सा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, मोनो का वीडियो कॉल आ रहा है, ओके, कैसे उठा लें, इग्नोर, मतलब इसमें लिखा है बटन इग्नोर का, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। और साइनेप्स, इस प्रोसेस कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। कोई दिक्कत, बताओ, फिर से पढ़ दें, फिर से पढ़ दीजिए सर, ओके, मैं तो हूं ही, पैसा वसूल पढ़ाई करवाओ एकदम। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जब देखा गया बहुत अच्छे से उसको, तो इस क्रोमोसोम जो साइनेप्सिस हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, उसको बोलना है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दिखा दिया मैंने। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड। इसे समझ लो। तो पहली बात, कुछ बातें देखो, अगर आपको जाइगोटीन याद रखना है तो कुछ चीजें जिससे क्वेश्चन बनेंगे। पहला साइनेप्सिस, पहला क्या बनेगा, साइनेप्सिस। उस प्रोसेस को कहते हैं जब दो क्रोमोसोम आके जुड़ जा रहे हैं। दूसरा, जुड़ जा रहे हैं तो बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दूसरा याद रखना। तीसरा याद रखना, क्या तीसरा, होमोलोगस क्रोमोसोम का यही जिक्र होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे दोनों क्रोमोसोम को। चौथा टेट्राड, पांचवा बाइवैलेंट। ई का है, देखो, इतना याद रखना बाबू। बाइवैलेंट मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, दोनों चिपके हुए हैं ना, इनको बोलेंगे दो क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स, इसलिए बोले बाइवैलेंट। टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमैटिड, 4। टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड। तो बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें आ रहा है, किसमें, ले जा मतलब ले जा, तो 4 ले जा तो ले जा मतलब बाइवैलेंट और टेट्राड, ये हो गया। कोई दिक्कत एकदम प्यार से, कुछ समझना ही नहीं। हाउएवर ये जो बना है ना कॉम्प्लेक्स वगैरह, बाइवैलेंट टेट्राड, ये बनता तो यहां है, लेकिन क्लियरली दिखता कहां है, पैकिटीन में। किसमें दिखे क्लियरली,
पैकेटिन में द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन एंड प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर्ड विद द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटिन। कह रहा है कि बाबू जो अभी पढ़ा है ना, मजाक था वो, ले जा, यानी कि लेप्टोटिन और जाइगोटिन बहुत मजाक था, बहुत छोटा था, अब जो है ना आपको एकदम दिमाग हिला कर रख देगा, जिसका नाम है पैकेटिन, बहुत लंबा प्रोसेस है। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। एकदम दिख रहे हैं अच्छे से। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर occurs between non-sister chromatid of the homologous chromosome। क्रॉसिंग ओवर बाबू, तो ध्यान सुनना, ई है हमारा क्रोमोसोम, देखो क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्या हो गई, क्रॉसिंग, देखो ध्यान से, क्रॉसिंग ओवर, ई जेनेटिक मटेरियल आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, देखो ये देखो तिरछा बन गया, कियास्मेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कियास्मेटा। तो पैकेटिन क्या बोलेंगे, देखो पैकेटिन में क्रॉसिंग, सी आ रहा है तो इसको याद रखना, क्रॉसिंग ओवर, क्या हो रहा है बाबू, क्रॉसिंग, और जहां जहां क्रॉसिंग हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाते हैं, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं। और बाबू देखो ध्यान से, फिर से एक बात और, ये बाबू देखो, ये दोनों एक सेंट्रोमियर्स है, तो ये सिस्टर है दोनों, और ये दोनों आपस में सिस्टर है, लेकिन क्रोमोसोम, ये मान लो क्रोमोसोम 2 है, ये भी क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम दूसरा 1 है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, और बाबू देखो ये दोनों आपस में कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों आपस में क्या है, सॉरी, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर। क्या है ये दोनों आपस में, फिर से सुनना, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये भी सिस्टर, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हो रहा है। Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme-mediated process, and the enzyme involved is called recombinase. जो enzyme इसमें involved है उसको हम बोलते हैं recombinase, जो recombination करवा रहा है, crossing over करवा रहा है। Crossing over lead to recombination of genetic material on the two chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटिन, leaving the chromosome link at the site of क्रॉसिंग ओवर। तो ये लिंक होगा, कियास्मेटा नहीं बनता यहाँ पे, वो मैंने ऐसे बोला है कि अभी बनेगा, सब एक साथ, मैंने कहा ना सब बाउंड्री क्लियर नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के लिए रटना पड़ेगा सब कुछ। तो अभी देखो लेप्टोटिन में हमने देखा कॉम्पैक्शन हो रहा था, जाइगोटिन में क्या देखा हमने, साइनेप्स देखा, साइनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स देखा, बाइवैलेंट देखा, टेट्राड देखा, ये सब बना है किसमें, जाइगोटिन में, क्लियरली विजिबल किसमें है, तीसरे में, ले जा 5 यानी पैकेटिन में, ठीक है ना। पैकेटिन में क्या हुआ, पैकेटिन में रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये सब हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया, और क्या हुआ ध्यान से देखना, और क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ, रिकॉम्बिनेज, बस इतना, ठीक है, ओके। डिप्लोटिन, ले जा 5, दिया, तो डी मतलब डिप्लोटिन। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, डिसोल्यूशन होगा, टूटेगा, खत्म होगा, एंड द, तो डी मतलब डी मतलब डिसोल्यूशन, डिप्लोटिन डिसोल्यूशन ऑफ synaptonimal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing। जहां क्रॉसिंग ओवर है, सुनना ध्यान से, ये देखो, ठीक है, ये देखो, जहां क्रॉसिंग ओवर है बस वही बचा रहेगा और बाकी सब सेपरेट हो जाएगा। इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एकदम सेपरेट हो गया, जहां क्रॉसिंग ओवर है बस वही क्रॉस किया है, बाकी पूरा एकदम अलग अलग हो गए हैं दोनों, एकदम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका है एकदम। और बाबू यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बोलते हैं कायस्मेटा। तो कायस्मेटा कहां बन रहा है, डिप्लोटिन में बन रहा है। देखो ध्यान से फिर से सुनो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, ये बाबू एक सेंट्रो, ये बाबू क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम दोनों आपस में चिपके हुए थे, यहाँ बीच में क्या था, पूरा बीच में क्या था, बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था। फिर से बनाना है, सुनिए फिर सुंदर से बनाना है, ध्यान देखना, ठीक है। ये मान लेते हैं क्रोमोसोम, पहला वाला क्रोमोसोम है ये, ठीक है। यहां बनाते हैं, रुक जाओ, ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना।
साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एक इसमें बन रहा है बाबू साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, ये बन रहा है आपका जाइगोटीन में। किसमें बन रहा है? अभी इसे भूल जाओ, कियास्मेटा भूल जाओ एकदम। जाइगोटीन में बन रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? पैचिटीन आया, पैचिटीन 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 में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर हुआ यानी कि क्रॉस कर गए, यानी कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो क्रॉसिंग बन रहे हैं, यहाँ भी क्रॉस हुआ होगा, यहाँ भी क्रॉस हुआ होगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। अब आया लास्ट में आया क्या? जाइगोटीन, सेकंड लास्ट। जाइगोटीन में क्या हुआ? ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट गया, सिर्फ बचा क्या? सिर्फ वो बचा जो जहां क्रॉसिंग हुआ था, बस वही बचा है, बस इतना याद रखो। और जो क्रॉसिंग हुआ एक्स शेप बना रहा है, इसको बोलते हैं कायस्मेटा। क्या बोलते हैं बाबू? कायस्मेटा बोलते हैं। समझ रहे ना? अभी मैं ओवरऑल करूंगा व्यू, तब मजा आएगा। तो याद रखना, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड by the dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of, यानी कि दोनों अलग हो गए, बस साइट जो बचा हुआ था वहीं पे चिपके हुए हैं। These except structure are called chiasmata। अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पढ़ाया रिप्रोडक्शन में, जो हम ह्यूमंस होते हैं बाबू, ह्यूमन फीमेल में जो प्राइमरी ओसाइट होता है, जब उसका मियोसिस 1 शुरू होता है, प्रोफेज 1 में जाके वो अरेस्ट कर जाता है। तो अगर कोई और भी गहराई से जाके पूछे कि प्रोफेज 1 में कहां, तो कह देना डिप्लोटीन में। कहां? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में जाकर के अरेस्ट। यही कह रहा है, इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, कई महीने और साल लगा देते हैं, ठीक है। अब आता है डाइकाइनेसिस। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। अब कियास्मेटा भी खत्म हो जाएगा, दोनों हट जाएंगे आप आसपास से। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो प्रोफेज खत्म हो रहा है, याद करिए माइटोसिस का प्रोफेज, उसमें क्या होता था? प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता था, मेटाफेज में अब स्पिंडल फाइबर सबको खींचेंगे अपनी तरफ, तो उसकी तैयारी चल रही है इसमें। तो डाइकाइनेसिस में याद रखना याद रखना टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। ओके, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। याद करिए प्रोफेज जब माइटोसिस में था, उसके आखिरी में क्या होता था? एकदम उसी से जोड़िए, उसमें क्या होता था? न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाते थे, न्यूक्लियर एनवेलप टूटने लगते थे, तो वो सब यहां पे हो रहा है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी कि अब डाइकाइनेसिस मेटाफेज में घुस रहा है। चलिए, तो अब देखिए कैसे पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा इसको, देखिए ध्यान से सब लोग, ध्यान से एकदम। तो हमको एकदम देखना, पहला है बाबू, हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 1। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं। प्रोफेज 1 को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 5। पहला क्या है बाबू? ध्यान देखना, ले जा लेप्टोटीन, तो क्या है? जाइगोटीन, 5 पैचिटीन, दिदिया, डिप्लोटीन, दिया, यानी कि डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में याद रखना क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, कोई दिक्कत नहीं। जाइगोटीन में ऐसे याद रखो, जाइगोट जब बनता है तो 2 गैमीट साथ में आते हैं, तो यहां 2 क्रोमोसोम साथ में आएंगे, ऐसे याद रखना। तो जाइगोटीन में क्या याद रखना है? जाइगोटीन में याद रखना है साइनेप्सिस। जब दोनों साथ में आएंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस, और बनाएंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साथ में 2 क्रोमोसोम आ गए तो बोलेंगे बाईवैलेंट। क्या बोलेंगे? और उसमें 4 क्रोमैटिड है तो बोलेंगे टेट्रा। तो ये सब वर्ड जब आ गए तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है? जाइगोटीन की बात कर रहा है। 7 पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। पैकिटीन में क्या होगा? सी आ रहा है तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है किसके बीच हो रहा है? 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, डिप्लोटीन आ जाओ। डिप्लोटीन, डी से डिसोल्यूशन, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एकदम लिख लेना, ऐसे जैसे लिख रहा हूं ऐसे इनसाइड में लिख लेना। ये हो गया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अलग अलग हो जा रहे हैं। सिर्फ बचा कहां पे है? जहां पे क्रॉसिंग ओवर बचा है, क्रॉसिंग ओवर वही बचा हुआ है, बाकी सब एकदम अलग हो गए। डाइकाइनेसिस, अच्छा, यहां पे जब डिसोल्यूशन हो रहा है और जहां पे क्रॉसिंग ओवर है वहां बचे हुए, तो एक्स शेप का कायस्मेटा बना रहा है। एक्स शेप का जहां पे बचे हुए हैं अभी अटैच है, उसे बोलो कायस्मेटा। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनल हो गया, कायस्मेटा भी खत्म हो गया। तो ये याद रखना है इसको। चलिए, अब क्या है?
अब क्या बचा है? अब आते हैं मेटा। अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस, मियोसिस का प्रोफेज 1 पढ़े, अब पढ़ेंगे मेटाफेज 1। सिंपल सा है। अब मेटाफेज में क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे? इक्वेटर पे, बस खत्म। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा? होमोलोगस और खींचेगा, यानी कि अब पोल पे चले जाएंगे। क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही बताया था ना कि जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड बाबू सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में ही सेपरेट होता है और मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 है तो यहाँ पे जो उसका सेंट्रोमियर है वो सेपरेट नहीं होगा, सिंस से क्रोमोसोम चले जाएंगे पोल्स पे, ठीक है। टीलोफेज में क्या होगा? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, वही होगा लास्ट में जो होता था, सब रीअपियर हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? सब रीअपियर हो जाएंगे। फॉल व्हेन दिस कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल। 2 सेल बने हैं तो डायड ऑफ सेल बनेंगे। अभी मियोसिस 1 का खत्म हो रहा है ना, मियोसिस 1 के अंत में 2 सेल बनेंगे तो इसे बोलेंगे डायड ऑफ सेल। अभी टेट्राड बनेगा लास्ट में। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सच डिस्पर्जन, कभी कभी क्रोमोसोम डिस्पर्ज कर जाते हैं, छितर बितर हो जाते हैं। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। ओके, बकवास छोड़ो। इंटरकाइनेसिस, जैसे वहां इंटरफेज होता है, यहां पे इंटरकाइनेसिस। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, एक सेकेंड, मैंने वहां पे थोड़ा सा शायद उसमें उल्टा बता दिया होगा, देख लेते हैं फिर से। देखो, मियोसिस 1 हुआ, फिर इंटरकाइनेसिस होता है। ओके, इंटरकाइनेसिस होता है, फिर होता है मियोसिस 2, ठीक है। माय मिस्टेक। इंटरकाइनेसिस, देखो इंटरफेस तो होता होगा, देखो G1 S G2 ये तो होगा। अब यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ, फिर इंटरकाइनेसिस हुआ, फिर मियोसिस 2 होगा, ठीक है। तो मियोसिस 1 हुआ तो इसमें 2 सेल बने। अब देखो मियोसिस 1 में क्या क्या हुआ होगा? प्रोफेज 1, देखना मियोसिस 1 में क्या क्या हुआ हो? प्रोफेज 1 हुआ, प्रोफेज मेटाफेज 1 हुआ, फिर क्या हुआ? एनाफेज 1 हुआ, फिर क्या हुआ? टीलोफेज 1 हुआ ना। इसके बाद थोड़ा सा गैप मिलता है, शॉर्ट गैप, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। फिर क्या होगा? प्रोफेज 2 होगा, फिर क्या होगा? मेटाफेज 2 होगा, फिर क्या होगा? एनाफेज 2 होगा, फिर क्या होगा? टीलोफेज 2 होगा। याद रखेंगे इसको। तो अब ये गैप जो होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। क्यों? क्योंकि अब देखो, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। देखिए मैंने एकदम सही बताया था, एकदम सब कुछ सही था, मुझे लगा कि मैंने उल्टा बताया। फिर से हम समझा देते हैं। देखो, सबसे पहले होगा G1 फेज, फिर होगा S फेज, फिर होगा G2 फेज। यह है इंटरफेज। क्या है ये? चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोटिक, इसमें होगा इंटरफेज। एकदम चौड़िया बतियाइए, ये इंटरफेज हो गया। इसके बाद होगा मियोसिस 1। क्या होगा? मियोसिस 1। फिर मैंने बताया था मियोसिस 2, ठीक है। तो वहां पे इतना ही काफी था क्योंकि आप इंटरकाइनेसिस जा नहीं पाते। अब ध्यान से देखना, मियोसिस 1 के बाद होता है इंटरकाइनेसिस। क्या होता है? इंटरकाइनेसिस। फिर होता है मियोसिस 2। एकदम अच्छे से क्लियर समझना इसको। पहले इंटरफेज होगा, इसमें क्या होगा? ग्रो करेगा सेल और इसमें डिवाइड होगा, रेप्लिकेशन होगा डीएनए का। डीएनए क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ये सब हुआ। फिर मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बन गए, इसमें 1 सेल था, 2 सेल बने। फिर इंटरकाइनेसिस हुआ। इंटरकाइनेसिस मतलब थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, बहुत कम समय का। यहाँ पे नो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। अब फिर ये 2 सेल थोड़ा ग्रो करके 4 सेल में इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो याद रखना एकदम, फिर से लिख लो सब लोग, कॉपी बना लो कि पहले इंटरफेज होगा, फिर मियोसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर यानी कि 2 मियोसिस के बीच का जो गैप है छोटा सा, उसको बोला है इंटरकाइनेसिस। क्या बोल रहे हैं? याद रखना, पहले हुआ इंटरफेज यानी कि G1 S G2, फिर क्या हुआ? मियोसिस 1, फिर क्या हुआ? इंटरकाइनेसिस, फिर क्या हुआ? मियोसिस 2, ठीक है। याद रखिएगा इसको। There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2. जैसे इंटरफेज खत्म, इंटरकाइनेसिस खत्म हुआ, तैसे ही मियोसिस 2 शुरू होगा, यानी कि प्रोफेज 2 मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। कह रहा है प्रोफेज 1 से बहुत सिंपल है। प्रोफेज 1 में काफी सारा ड्रामा हुआ, देखा आपने। प्रोफेज 2, अब मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 देख लो। मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हुआ यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट यहां पे भी वही सब होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होंगे, ठीक है ना, बकवास। मेटाफेज 2 में क्या होगा? फिर सब प्लेट पे आएंगे। अच्छा, कह रहा हूं किसी 2 बार क्यों हो रहा है? देखो ध्यान से बाबू, 1 सेल था, फिर से सुन लेना, 1 सेल था ना। कितना सेल था? 1 सेल था। 1 सेल का क्या हुआ? मियोसिस 1। तो 1 सेल का मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल में कन्वर्ट हो गए। अब इनका क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। ध्यान सुनना, 1 सेल था, मियोसिस 1 हुआ, कितने सेल बन गए? डायड ऑफ सेल 2 बने। मियोसिस 2 होगा, क्या होगा? मियोसिस 2। इनका भी क्या होगा? मियोसिस 2। तो इसमें से 2 सेल बनेंगे, इसमें से 2 सेल बनेंगे, हो गया ना। तो इसीलिए फिर से हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 2, सब वही सेम होगा। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, वही सेम सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अभी डायग्राम आपको, पहले आ जाइए। एनाफेज 2 में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट कर लेना एकदम। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, यानी कि यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वाज होल्डिंग
द सिस्टर क्रोमैटिड बताया था, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। ओके, अब टीलोफेज में क्या होगा, 2 में मियोसिस एंड विथ टीलोफेज 2, और सब कुछ जो था बाबू फिर से रीअपियर हो जाएंगे, एनवेलप्स बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस, समझ रहे हो ना, वही सब कुछ सेम कुछ इसमें होगा। साइटोकाइनेसिस इसके बाद होने वाला है। अब चलिए, अब देखिए इसमें, अब डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले हुआ मियोसिस 1, ध्यान देखना। मियोसिस 1 में सबसे पहले हुआ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो बनना शुरू हो रहे हैं। मेटाफेज में क्या हुआ, सब एकदम इक्वेटर पे आ गए, प्लेट में आ गए। एनाफेज में कहा गए, पोल्स पे चले गए, सब कहां चले गए, पोल्स में। और टीलोफेज में क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया और पूरा कंप्लीट हो गया, दोनों खत्म। दोनों क्या हो गए, दोनों 2 सेल बन गए। अब ये अभी 2 सेल बना, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, 2 सेल बने, एरो लगाया एनसीईआरटी ने, यानी कि अभी 2 सेल से 4 बनने वाले हैं। तो वही मैंने यहां डाला है, देखो 4 बनने वाले हैं। उस सेल वही सेल है, ध्यान देखो। प्रोफेज 2 में क्या हुआ, प्रोफेज 2 में तो कॉम्पैक्शन हुआ होगा थोड़ा बहुत, फिर आगे कहां पे, सब इक्वेटर पे आ गए। फिर एनाफेज 2 हुआ, देखो ध्यान से, दोनों एकदम साथ। फिर दोनों कहां चले गए, पोल पे चले गए। तो याद रखना, प्रोफेज कोई भी हो उसमें हमेशा क्या होगा, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा। और दूसरा होगा मेटाफेज, उसमें इक्वेटर पे आएंगे। तीसरा एनाफेज होगा जिसमें पोल्स में जाएंगे। और बाबू देखो 4 यहां पे बन गए, तो 4 बन गए, खत्म, 4 बन गए। यहां पे आपको जो मैंने ये पेज पढ़ाया था ना, ये वाला, यही बस याद रखना, बाकी सब बकवास। और एक एनाफेज 2 वाला याद रखना कि सेंट्रोमियर वहां भी स्प्लिट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको देख लेना जब भी रिवाइज करना, ठीक है। अब आ जाइए इसके सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस के। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process per se paradoxically है ना result in reduction of chromosome number by half. It also कह रहा है कि भले अगर देखा जाए ना कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है ना, तो हम कहते हैं अरे यार तो फायदा नहीं, नुकसान हो गया। लेकिन नहीं, हम अगर देखें तो यहां से क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज क्रोमोसोम नंबर ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली, यानी कि यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू, क्या मिलेगा, वेरिएशन, समझ रहे हैं ना बाबू। एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से कितना बना, 4 सेल बना, ठीक है ना। इसके पास कितने क्रोमोसोम थे, 46, इसके पास 23, इसके पास कितने, 23। तो अगर देखें तो घाटा कहां हुआ, घाटा हुआ क्या, ओवरऑल देखो ना, नहीं घाटा हुआ, ठीक है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और वेरिएशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुंदर सा, थैंक यू सुंदर सा, क्या, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए सभी लोग, जरूर लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट सब लोग का आना चाहिए, नहीं करते तुम लोग, एकदम दोस्त हो तुम लोग। मिलते हैं कल, थैंक यू।